Namaste Guruji, Jai Guruji Maharaj, Anantam Shukrana. On behalf of Vasan Uncle and Multilingual Global Sevadar team, I would like to invite Dr. Lipika Shukla ji, who would be sharing her journey, and we have Pankaj Gautam Uncle ji, who would be initiating. Over to you, Pankaj Uncle. जय गुरु जी। Jai Guruji गुरु Uncle. जी को प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी। ये आज डॉक्टर लिपिका सत्संग शेयर करेंगे हमारे साथ अपनी जर्नी गुरु जी के साथ, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। और ये मैं बहुत अच्छे से साथ रहा हूँ तो जानता हूँ इनको कि कैसे कैसे लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखे और कैसे गुरु जी ने इनकी लाइफ को संभाला और एज ऑन टुडे संभालते जा रहे हैं। इनकी जर्नी से ये और मजबूत होती है बात कि गुरुजी जब हमें थोड़ा दूर भी करते हैं किसी से, किसी संगत से या अपने आप से, तो भी वो देख रहे होते हैं। और जो ये जब हम लाइफ के ऐसे टाइम फ्रेम में होते हैं जब हम सोचते हैं कि दुनियावी तौर पे हम बहुत नीचे जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं हर तरफ से, तब भी गुरुजी हमें देख रहे होते हैं। और फिर बिल्कुल राइट टाइम पे गुरुजी आके कैसे प्रकट होते हैं एक तरह से, और फिर समझ आने लगता है कि गुरुजी तो हमें देख रहे थे, जबकि हम भूले हुए होते हैं। गुरुजी वर्ड तक भूल चुके होते हैं, तब भी गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। ये गुरुजी की उदारता है, ये गुरुजी का प्रेम है अपनी संगत के साथ। तभी गुरुजी कहते जो कोई आ गया वो मेरा हो गया, वो भले दूर भले पास। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर लिपिका को कि वो आए और अपनी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे कैसे वो गुरुजी के पास गए और कैसे गुरुजी ने उनकी लाइफ को संभाला हुआ है आज तक, वो शेयर करे। वेलकम डॉक्टर लिपिका। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा दिल से प्रणाम और सारी संगत को नमस्कार। गुरु जी, मैं वैसे ज्यादा ऑनलाइन सत्संग नहीं कर पाती हूँ, लेकिन चलो जितना मैं कर पाऊंगी उतना मैं करूंगी। इस सत्संग में बुलाने का मल्टीलिंगुअल टीम का भी मैं धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने मुझे सत्संग का हिस्सा बनाया। वैसे तो हम लोग गुरुजी के बारे में सिर्फ उनका एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकते हैं, हम लोग उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बता नहीं सकते उनके बारे में, क्योंकि हमें ये ही नहीं पता गुरुजी कौन है। वो हमारे लिए भगवान है, बस यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं गुरुजी को बचपन में जब 1984 के करीब हम लोग गुरुजी से जुड़े थे इस दुनिया में, तो और उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि गुरुजी कौन है। मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी उस टाइम। जैसे बड़े हुए तो पेरेंट्स ने बताया ऐसे ऐसे कोई गुरुजी होते थे, और उन्होंने मतलब उनको मिलने के बाद हम लोग फाइनेंशियली इतना राइज करे। वो मेहर थी महाराज की, उस टाइम हम नहीं समझते थे, क्योंकि बाद में जब डाउनफॉल हुई तब बंदा ढूंढता है कहाँ हम फंस गए हैं, कहाँ पे, मतलब जो दुनिया में हो रहा होता है हम लोग उसी में ही फंस जाते हैं, और जिसकी वो मेहर थी उसको भूल जाते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ उन्हीं का ही प्लान था मेरे हिसाब से। तो बाकी जब डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर गुरुजी को फिर दोबारा 2005 में हम मिले, उन्होंने बुलाया और फिर से कनेक्ट हुए, फिर शायद मैच्योर हो गए थे तो सच्चे दिल से जुड़े उनके साथ। बाकी तो महाराज को ही पता है कौन कितनी पानी में है, कौन कितना धरती पे चल रहा है। बाकी बचपन में गुरुजी को जब मिली थी मैं, तो मैं उनका एक, जैसे मतलब बच्चे थे तो क्या ही, मतलब आप नोट कर सकते हैं, वो चीज़ आपके माइंड में कहीं कैप्चर हो जाती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे हम लोग जाते थे छोटे होते, मम्मी और पापा वहीं बैठे होते थे, हम लोग भी वहीं खेलते थे बीच में, और गुरुजी ने ऐसे गद्दा लगाया होता था।
तो मेरे सामने गुरुजी ने ऐसे कोई भी मतलब कोई भी मैं कोई तो नहीं, खैर पापा को ही देखा मैंने, तो वो लिटा के वो चम्मच स्कैन करते थे, ऊपर चम्मच घुमाते थे, बाकी किसी के दर्द होती थी तो हाथ लगा देते थे और दर्द चली जाती थी। और एक बार की बात है, मैं गुरुजी ने टैक्सी करवाई पापा से कि मुझे एक टैक्सी करके दो, क्योंकि पापा के पास उस टाइम स्कूटर होता था। तो जब वो टैक्सी करके दी, जहाँ पे भी थी मतलब जहाँ भी गुरुजी ने बुलाई, तो हम लोग वहीं खड़े थे बाहर, गेट के बाहर। और जब गुरुजी जाने वाले थे तो पापा को बोलते कि मांग ले कुछ, तो फादर ने बोला कि नहीं गुरुजी, बस आशीर्वाद चाहिए थोड़ा। तो गुरुजी ने ऐसे गर्दन के पीछे हाथ फेरा और $1 वहां से निकाल दिया। और ये अब हमारे लिए बड़ी बड़ी ही मतलब, मेरे लिए तो खैर कुछ भी नहीं, समझ ही नहीं थी ये क्या हुआ। फादर के लिए भी शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, उनको लगा कि पता नहीं, क्योंकि हमने समझा ही नहीं था गुरुजी हैं कौन। अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें सिर्फ यही पता है कि भगवान हमारे साथ है अब। फिर एक बार घर आए गुरुजी ऐसे ही बीच में, जब घर एक, हाँ, सेक्टर 4 में 225 हाउस नंबर था, वहाँ पे गुरुजी हमारे घर आए, तो हफ्ता भर उनकी फ्रेग्रेंस हमारे घर से नहीं गई थी। मतलब इतनी फ्रेग्रेंस थी कि हम लोग इतने मूर्ख हैं, ये बोलते थे कि ये जो खुशबू आ रही है ना, गुरुजी पता नहीं कौन से लेवल का परफ्यूम लगाते हैं जो कि इतनी खुशबू आती है गुरुजी से। ये हम लोगों की सोच थी उस टाइम। गुरुजी अपने गले में वो रुद्राक्ष की माला डाल के रखते थे, तो पानी भर के जब वो ग्लासेस में मंगवाते थे, ग्लास लेके आओ पानी भर के, तो नलके का पानी होता था वही फिल किया जाता था उसमें। गुरुजी अपनी जो रुद्राक्ष पहनी होती थी माला, उसमें डिप करते थे, और जितनी संगत होती थी सब वही पीती थी वहां पे। ऐसे ऐसे करके हम लोग, बीच में कुछ गाइड करने वाले लोग भी होते हैं, कुछ मिस गाइड करने वाले लोग भी होते हैं। तो किसी ने मिसगाइड कर दिया मेरे फादर को, और वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए गुरुजी के कि कुछ नहीं है, ऐसे नहीं जाना गुरुजी के पास, गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब वो एक, ये भी उन्हीं का ही कुछ कुछ कर्म कटाने का तरीका होगा। तो हम लोग बीच में मिसगाइड हो गए और फिर गुरुजी के पास जाना बंद हो गए। हमारा पीक पीरियड अच्छा, बहुत अच्छा टाइम गुरुजी ने दे दिया, और हम लोग भूल चुके थे गुरु जी हैं कौन। हमने ये टाइम कैसे देखा, कुछ नहीं समझ थी उस चीज की। फिर जब इतना हाल बुरा हो जाता है, बंदा हाथ इधर हाथ मारता है, कभी उधर मारता है, फिर दोबारा से गौतम भैया के थ्रू इनका मैसेज आया कि आप मेरे साथ गुरुजी के पास चलो। हम लोग तो, कितने साल पुरानी बात हो गई, 1984-85 के बाद 2005 में आप रिकनेक्ट हो रहे हो दोबारा से। तो हमें तो मतलब सिर्फ याद था कि गुरुजी हैं, गुरु जी के नाम से एक वर्ड याद था, बाकी और कुछ नहीं पता था। तो जैसे ही हम लोग अंदर ये गौतम भैया के साथ गए, बाहर से गुरुजी की फोटो लगी हुई थी, और हमने देखा, मैंने और मेरी मदर ने इतने नेगेटिव माइंड से सोचा कि ये तो वही गुरुजी हैं जिनको हम मिल चुके हैं पहले। और वही हुआ, अंदर हम गए तो गुरुजी सेटी पे बैठे थे। तो गुरुजी ने देख के मेरे मम्मी को बोला कि तू मैनू पहला नहीं मिली हुई?" तो मम्मी कहते हाँ जी गुरुजी, 36 सेक्टर मिले सी। तो मन में बिल्कुल आस्था नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी आस्था, क्योंकि हम लोग जो देख रहे थे वहां पे दिल्ली में क्या हो रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं और माथा टेक रहे हैं। फिर कुछ लेडीज आई, उन्होंने पैर दबाए, तो हमें अजीब लगा वो सारी चीजें। उसके पीछे का रीजन कुछ नहीं मालूम था, बस माइंड में जो आ रही थी बात, वो मैं आपको वही बता रही हूँ। तो इतने नेगेटिव होके हम वहाँ बैठे थे, मम्मी उठ के जाने लगे कि पूछूं कि हमें ये प्रॉब्लम आई है। तो क्योंकि गौतम भैया ने बोला था कि आप गुरुजी के पास चलो और आपका जरूर कुछ ना कुछ समाधान हो जाएगा। जैसे ही मम्मी उठ के, उठने ही लगे थे अभी, गुरुजी ने देख लिया मम्मी उठ रहे हैं, मम्मी गुरुजी ने बहुत बुरी तरह डांटा उनको, बैठी रहे दिमाग ना चट्टी मेरा। और मम्मी को और बहुत इंसल्टेड फील हुआ वहां पे। हम लोग बैठ गए, उसके बाद तो बिल्कुल मन लगने की बात ही नहीं थी। हम लोग मतलब बैठे थे लेकिन मन हमारा बिल्कुल नहीं था वहां पे। गुरुजी ने एक बार इशारा भी बीच में किया बुलाने का, हम लोग फिर उनको थोड़ा सा अनदेखा कर रहे थे कि नहीं हमने नहीं जाना। और उस दिन जैसे पंकज भैया बताते हैं कि सबको बोलते थे बद्दी वाले हो जाओ, उस दिन हमें गुरुजी ने जब जाने की जब जाना था, आज्ञा लेनी थी, तो गुरुजी ने बोला पंचकूले वाले हो जाओ। तो मम्मी जैसे ही मत्था टेकने लगे, मम्मी ने बोला कि गुरुजी ब्लेस करियो कुड़ी नू, इन्हें बाहर जाना है।
तो गुरुजी आगे से जवाब दे रहे हैं कि व्याह कर कुड़ी दा। व्याह क्या मतलब, हम किस पर्पस से गए हैं महाराज के पास और गुरुजी क्या बता रहे हैं कि व्याह कर कुड़ी दा। मम्मी ने बोला नहीं जी, या क्लिनिक खोलनी है इन्हें। फिर गुरुजी कहते हैं व्याह कर कुड़ी दा, ब्लेसिंग है ਇਹਦੇ ਕੋਲ। तो हम लोग चले गए, बड़े मन, बहुत खट्टा मन जिसे बोलते हैं ना, कि मतलब बिल्कुल जो आप सोच के जाते हैं वो चीज़ आपकी पूरी ना हो, कोई बता रहा है और बिल्कुल ऑपोजिट बात बता रहे हैं, तो बंदा सोचता है कि नहीं, गलत, शायद जगह ही गलत थी, हमें गलत जगह ले आई है। हम लोग जैसे ही कार में बैठे, पंकज भैया को बोलते रहे, वहाँ पे भी इनफैक्ट यही बोलते रहे, कहाँ से आपने फंसा दिया, क्यों लेके आए, यहाँ तो बिल्कुल ही माहौल है ये गुरुओं का। हम इतने नेगेटिव थे उनके लिए। और उनको जैसे पंचकुला हम पहुंच नहीं, चंडीगढ़ पहुंचे, तो एक मेरे साथ और था जूनियर मेरा, शैंटी और पंकज भैया। शैंटी को पहले हमने उतारा, मुझे सेक्टर नहीं याद, फिर उसके बाद पंकज भैया को जैसे ही बस स्टैंड पे उतारा, तो जैसे ही उतारा, ये मेरे ख्याल इन्होंने रोड क्रॉस ही की थी और हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट टूट गई। कुछ समझ नहीं थी ये क्यों टूटी, क्या हुआ, कुछ नहीं पता था। बस घर फ़ोन किया कि हमें ऐसे-ऐसे क्लच प्लेट टूट गया, तो पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, गाड़ी वहीं रहने दो, ड्राइवर को बोलो वहीं खड़ा रहे और आप लोग ऑटो करके आ जाओ। हम लोग ऑटो में बैठे, मेरे ख्याल जैसे ही बैठे ना, मतलब उसी टाइम बॉडी एक स्टार्ट हो गई, बुखार चढ़ गया। घर पहुँचते हैं, बड़े बेमन से गुरुजी के वहाँ हमें 2 फ़ोटोज़ गुरुजी की मिलती हैं। हमने आके बड़े बेमन से उसको एक कॉर्नर में रख दिया और आके बोला जी ये तो वही गुरुजी हैं जिनको हम पहले भी मिल चुके हैं। और तो घर में वही, बिल्कुल पापा ने भी वही बोला, क्या ज़रूरत थी जाने की, क्यों गए, ऐसे हर एक जगह नहीं जाना होता। बस फिर जैसे ही मतलब बुखार चढ़ गया, मेरे ख्याल 3-4 दिन बुखार रहा, जैसे ही मेडिसिन खाते थे उतरता था, उसके बाद फिर चढ़ जाता था। मेरे मन में कहीं ऐसा होना शुरू हो गया कि शायद हम गलत हैं। गुरुजी ने अगर मतलब इतने लोग वहाँ जुड़ सकते हैं, तो शायद कुछ गलती हमारी ही है। मैंने मम्मी को बोला, मैं क्या मम्मी आप माफ़ी माँग लो, मैं तो माँग चुकी हूँ आज, और हो सकता है मैं क्या हम लोग गलत हैं, हो सकता है गुरुजी बहुत पहुँचे हुए हैं। ये मेरी थॉट प्रोसेस था उस टाइम। मैंने माफ़ी माँगी, नेक्स्ट डे मेरे को फ़ीवर नहीं आया बिल्कुल भी, और मम्मी ने माँगी नेक्स्ट डे, तो उनको उससे नेक्स्ट डे फ़ीवर नहीं आया। इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि ये फ़ीवर आया, क्यों आया? ये हमारे सोच के लिए गुरुजी ने ऐसा कुछ दिया हमें, लेकिन हम रियलाइज़ उस टाइम पे नहीं कर पाए कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि एक और बात मैं बीच में बताऊँगी, जैसे ही डॉलर हमारे पास, गुरुजी ने जो डॉलर वो गर्दन से निकाल के दिया था पापा को, वो हमारे पास जितनी देर रहा, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत एक्सेल करें, लेकिन वो डॉलर हमारे पास ही था जब हमारा डाउनफॉल भी आया। तो ये हम दुनियावी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, इसलिए हम भगवान को ही नहीं जान पाते, भगवान की मेहर थी, क्या था? हम लोग अपना क्रेडिट खुद ही ले जाते हैं कि ये हमने अच्छी मेहनत करी होगी, तब हमने कमाना शुरू कर दिया अच्छे से। तो बस फिर उसके बाद हो सकता है कि 5 या 6-7% हमारे में आस्था थोड़ी-सी बननी शुरू हो गई, क्योंकि बुखार उतर गया हमारा। फिर पंकज भैया ने मेरे ख़्याल हफ़्ता 10 दिन के बाद हमें फ़ोन किया होगा कि सब कैसा है? तो हमने तो फिर वही बात बोली भी, नहीं कुछ नहीं है, आप गलत जगह ले गए हमें, और हमारा भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी टाइम वेस्ट किया। जैसे ही बस हाँ, उसके बाद ये कह सकते हैं कि जैसे 10-15 दिन बीते, तो मतलब मेरे अंदर थोड़ी-सी आस्था और बढ़नी शुरू हो गई। पहले तो ये आस्था थी कि गुरुजी ने बुखार उतार दिया। सेकंड आस्था, पता नहीं क्यों, हम कोई भी नहीं होते ये आस्था बनाने वाले। ये महाराज का वाईफ़ाई कनेक्शन है, किस टाइम आपने कनेक्ट होना है, क्या वो आपको ब्लेस करना है, कैसे करना है, वो सब उनकी मर्ज़ी है। जब वो चाहते हैं तभी हो पाता है वो सारा। और 12-13 दिन नहीं, मैं बता सकती हूँ कि उसके बाद मैंने ना गुरुजी के स्केच बनाने शुरू कर दिए। मन से, मतलब इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि मैंने, क्योंकि इनकी आईज़ बनी हुई, गौतम भैया का एक स्केच बना रहे थे और मैंने सिर्फ़ आईज़ बनी हुई देखी थी, जिसको मैंने देख के बोला था कि शायद मैंने इस इंसान को कहीं देखा है। फिर उसके बाद जब मैं उसको स्केचेस को मैंने बनाना शुरू किया, कभी मैं अकेले बनाती थी शुरू में, फिर मैंने एक बार नानक देव जी के साथ और साईं बाबा के साथ बनाया, और अंदर से बहुत मन होता था कि पंकज भैया जाते हैं तो ये मेरे ज़रूर स्केच दिखाएँ गुरुजी को।
ये लेके जाते थे, लेकिन गुरुजी ने पहले मेरे ख्याल शायद मैं ठीक बोल रही हूँ ना पंकज भैया, आप लेके जाते थे मेरे स्केच, लेकिन गुरुजी ने खुलवाए नहीं आपसे कभी भी? नहीं नहीं, देखते थे वो, देखते हम्म। थे, और मैं कहता था कि गुरुजी ये कोले बड़े ने कुड़ी ने बनाए हैं। हम्म। गुरुजी कहते ठीक है, बस इतना सा बोलना और ठीक है, मैं दिखा देता था। वो हाँ, लास्ट में जो बनाया था, जो जो लास्ट में मैंने साईं बाबा और नानक देव जी के साथ बनाया था, तो गुरु उस नानक टाइम देव जी का। गुरु नानक देव जी के साथ जो मैंने बनाया था, वो महाराज ने जैसे ही खुलवा के देखा था, तो उसमें से फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई थी, जब ये स्केच मेरा मेरी क्लिनिक पे छोड़ के गए थे। और गुरुजी ने इनको, पंकज भैया को कान में बोला कि उन्होंने कुड़ी नु कहीं ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां होर नहीं बनाई दियां। मैंने उस दिन से स्टॉप कर दिया था। मैंने कभी, इच्छा होती है मेरी कभी बनाने की अभी भी, लेकिन मैं नहीं बनाती अब कभी भी। मैं इनफैक्ट कोई स्केच भी नहीं बनाती नॉर्मल वाला। मैं क्या, पता नहीं क्यों महाराज ने मना किया, तो मैंने बनाने बंद कर दिए। इसी ड्यूरेशन में, जैसे गुरुजी कह ही रहे थे कि ब्याह करो कुड़ी दा, देख तो रहे थे मम्मी, लेकिन इसी ड्यूरेशन में जो एक रिश्ता आया था वो जिससे अभी मेरी शादी हो चुकी है, वही रिश्ता वो उसी ड्यूरेशन में आया। तो अब मेरे अंदर इतनी आस्था बन चुकी थी कि मैंने लास्ट में ये बोला कि क्योंकि हम करना नहीं चाहते थे यहाँ पे शादी, तो मैंने लास्ट में टालने के लिए ये बोला कि गुरुजी को छोड़ दो, अगर वो हाँ करेंगे तो मैं यहाँ पे रिश्ता कर लूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। और हमने फोटोग्राफ मंगवा ली लड़के की और पंकज भैया को दे दी। जिस दिन स्केच लेके गए उसी दिन ये फोटोग्राफ भी लेके गए। तो इन्होंने जब स्केच दिखाया तो उसके बाद फोटो भी दिखाई। फोटो तो नहीं दिखाई खैर, बस यही बोला कि मुंडे, मतलब ये उन्होंने फोटो भेजी है तो ਤੁਹਾਡੀ हम ही चाहते हैं जो भी। तो गुरुजी ने बोला इनको कि मैं कोई मैट्रीमोनियल सर्विस नहीं खोली है इत्थे, ਉਹਦਾ फैसला बाद च करांगे, कुड़ी ਨੂੰ बुलाओ। तो जैसे, अच्छा एक और बात, जिस दिन पंकज भैया फोटो लेके और साईं बाबा और गुरुजी का जो मैंने स्केच बनाया था लेके गए थे, उसी दिन, क्योंकि लड़के वाले पीछे पड़ रहे थे कि आप हमें हाँ ना में जवाब दे दो, 15 दिन हो चुके थे इस बात को। और फिर उस दिन जो विकास हैं, जो हस्बैंड है मेरे अभी, वो भी गुरुजी के पास गए। और मैंने जैसे इनको, इन्होंने, पंकज भैया ने मन में सोचा हुआ था अगर लड़का आएगा तो मैं देखूंगा और क्या बोल रहे हैं गुरुजी इसको, वो सब बोल के इन्होंने, मतलब मन में इनके थी ना। और जैसे ही कहते मैं उस दिन गुरुजी के पास पहुंचा, तो गुरुजी ने बोला ला लो समाधियों ऊपर, ऊपर ही बिठा दिया इनको। ठीक बता रही हूँ ना जी मैं? हाँ हाँ, ऊपर बैठा दिया था। ऊपर बिठाया, ला दो समाधियां ऊपर। और विकास मेरे को बताते हैं कि हम जब पहुंचे, हम लेट थे वहां पे, और मेरे कजन के लिए 2 सीटें वहां पड़ी थी और हम दोनों को वहीं पे एडजस्ट किया। और माथा वाथा इन्होंने भी टेका, उन्होंने भी टेका होगा, लेकिन कुछ नहीं, किसी को कोई नहीं जानता, ना कोई दिखा होगा किसी को, महाराज जानते थे। और वहां पे जब वे आए तो मैंने विकास से पूछा कि आपने, नहीं, इन्होंने, विकास ने मेरे को खुद ही कॉल करके बोला कि मैं मिल चुका हूँ गुरुजी को, और उन्होंने मेरे को कुछ नहीं, बस ऐसे हाथ ऊपर करके बोला जाओ ऐश करो। वो निकल गए वहां से। उसके बाद मेरे को गौतम भैया का कॉल आता है, उन्होंने मुझे सारा एपिसोड बताया गुरुजी ने क्या बोला। बस फिर उसके बाद आस्था तो बन चुकी थी, गुरुजी अपनी तरफ कर रहे थे, क्योंकि हम लोग हो ही नहीं कुछ भी, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी को माने ना माने। हम लोग तो, हमारी कहीं, हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते इस चीज के लिए। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वीक, जैसे गुरुजी ने बोला ही था कि कुड़ी नु बुलाओ, तो मैं नेक्स्ट वीक, मैं, पंकज भैया, मम्मी और पुनीत सर, हम सारे गए। और जैसे ही माथा टेका गुरुजी को, पहुंचे वहां पे, तो गुरुजी ने देखते बोला ये मजिस्ट्रेट फसाई फिर दी है। उस टाइम नहीं रियलाइज होता कि ये किसको बोल रहे हैं। माथा टेका मैंने और एकदम से गुरुजी ने ऐसे बोल दिया मजिस्ट्रेट फसाई फिर दी है, ना कोई रिएक्शन ना कुछ, मतलब एक, मतलब स्पेल बाउंड हो जाता बंदा, बोल ही नहीं सकता कुछ उनके सामने। और सेटी पे बैठे थे वो, और ऐसे करके, और हमने माथा टेका, हम लोग बैठ गए। फिर मैं गुरुजी के बिल्कुल पैरों के पास, थोड़ा सा दूर को बैठी थी। तो गुरुजी एक एम्स के एचओडी वहां बैठे थे, उनको बोलते हैं कि चल भी डॉक्टर शुरू हो जा। वो अपना सत्संग सुनाना शुरू करते हैं। और वो जैसे सुनाना शुरू कर रहे थे, उससे पहले गुरुजी ने एक बात बोली, कहते ऐसा सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो अब हमारे कानों में याद रह रहे हैं, हमारे दिमाग में फिक्स हो गए हैं कि महाराज ने ये वर्ड्स बोले।
और मैं जैसे ही वो अपना सत्संग स्टार्ट कर रहे थे और बोलना शुरू किया उन्होंने, मैं गुरुजी के बिल्कुल पैरों के पास बैठी थी और मैं पता नहीं कोई उस टाइम कोई मेरे अंदर ये नहीं था, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग तो थी ही नहीं, पता नहीं लेकिन मैं रो रही थी गुरुजी के पास बैठ कर और मन में डर था कि कहीं मुझे ये बाहर ना निकाल दें कि ये लड़की क्यों रो रही है। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ये बोला कि यदि कुड़ी दी माँ नहीं आई थे। तो मम्मी को बुलाया और मम्मी से सारी वही बातें करी जो हम पहली विजिट में चाह रहे थे कि महाराज हमसे करते। ज़मीन के बारे में पूछा, अभी कहाँ पे है तुम्हारी ज़मीनें, कितने पैसे चाहते हो, वो सारा कुछ उन्होंने डिटेल में बात करी। फिर मम्मी ने लड़के की बात करी कि जी हमें हमें मुंडा आया सी पिछले हफ्ते, कहते अच्छा आया सी, मैनू तो नहीं पता, ये बोला गुरुजी ने। और मम्मी ने बोला जी लड़के का फादर तो मातड़ साथी है कि मतलब वो बहुत हाई फाई बंदे नहीं है, और कहते तू प्यो ते की लेना, तेनू मुंडा शरीफ चाहिए। ये अब गुरुजी के बस इतनी वर्ड्स में ही हमें निकालना था कि वो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम जब माथा टेकने फिर गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी मम्मी ने पूछ लिया कि गुरुजी की करिए बच्चों का। तो गुरुजी कहते हैं कि ब्लेस करता होर की जाती है, और हम लोग वहां से निकल के आ गए जी। उसके बाद गुरुजी फिर सोही बैंक्वेट में आए 2006, नहीं हाँ 6 दिसंबर में। तो वहां पे भी 6 में ही आए थे मेरे ख्याल। 6 हाँ 6 दिसंबर 25 में। दिसंबर हाँ 25 25 दिसंबर दिसंबर में आए थे। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर और मैं, पंकज भैया, सारे जितनी संगत मैं अभी बोल रही हूँ वो सारे थे वहाँ पे। और जैसे ही मेरी सिस्टर एक्चुअली आई थी क्योंकि उसको लड़का पसंद नहीं था, वो कह रही थी कि मैं भी देख लूंगी, अगर तो पसंद ना आया गुरुजी से बात कर लेते कि ये लड़का पसंद नहीं आया हमें। ये मैं आपको आज बात बता रही हूँ। तो जैसे ही और गुरुजी जैसे ही वहाँ ऊपर अपने कुर्सी पे बैठने के लिए चढ़े, तो मेरी सिस्टर की पीठ पे ऐसे जोर से थप्पड़ मार के तब चढ़े। हम कुछ नहीं समझी क्यों हुआ कैसे, कुछ नहीं, हम मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। फिर जैसे ही मम्मी ने मत्था टेका तो दीदी खड़ी थी सामने, मैं थोड़ी पीछे थी। तो गुरुजी बोलते हैं कि आप वशिष्ठ दी नूंह है। मम्मी कहते नहीं गुरुजी ये वशिष्ठ साहब दी कुड़ी है। तो गुरुजी देख के कहते डीआईजी नूंह। फिर मम्मी कहते हाँ जी डीआईजी दी नूंह। लेकिन मतलब उस टाइम बंदा नहीं रियलाइज कर रहा होता कि ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं और शून्य जैसे हो जाते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा होता उस टाइम। फिर अभी वशिष्ठ दोनों है, दोनों वशिष्ठ वशिष्ठ है, दोनों ही है, बिल्कुल बिल्कुल दोनों वशिष्ठ हैं जी। गोत्र अलग है। गोत्र अलग है। और एक बार गुरुजी अभी फिजिकल फॉर्म में थे ही, तो 24 मई की ये बात है। मेरी मम्मी ने, मासी ने, मासड़ जी ने ना गुरुजी के पास जाना था क्योंकि मासड़ जी को कैंसर था थ्रोट का। तो जब वो जाना था तो मेरा भी मन था कि मैं भी चली जाऊं साथ में, तो वो मेरा प्रोग्राम बन नहीं रहा था। तो मम्मी कहते भी शायद तू उनसे बात कर ले, उन्होंने जाना होगा। तो मैंने बात करी तो इन्होंने 25 को जाना, मुझे था कि चलो 25 मई को मेरा बर्थडे भी होता है, मैं गुरुजी के पास मना लूंगी, मतलब एक तरह से ब्लेसिंग ले लेंगे उनकी। और उसी रात मेरे को गुरुजी का सपना आ जाता है कि यू कम टू मी आफ्टर 45 डेज। तो जो 45 डेज बन रहे थे वो 7 जुलाई बन रहा था। अब गुरुजी ने ये फिजिकल फॉर्म में मुझे ये चीज बताई कि ये सब जो होगा ये मेरे फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद होगा। लेकिन मैं 7 जुलाई को जहाँ पे भी सत्संग था, यहाँ जनरल दीपिंदर के, मैं गई थी। तो बाकी फिर मेरे सारे अब ड्रीम दर्शन है महाराज के, जो मैं अभी बताऊंगी आप सबको। एक जैसे गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ी थी अपनी, तो गुरुजी मुझे सपने में आए जैसे ना किसी बहुत बड़ी गुफा में बैठे हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं वहां पे, और बाहर लोगों का रश खड़ा है। रश इतना है कि एक के ऊपर एक गिर रहा है बंदा, मतलब इतना एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो मैं धक्के में ही मैं अंदर निकल गई, दरवाजा खुला और मैं अंदर निकल गई और दरवाजे बंद हो गए। मैं आगे आगे चलती गई तो अंदर भस्म, कलियां, बर्फी, कंकाल सब पड़े थे, और इतने ज्यादा मात्रा में पड़े थे कि मैं देख के हैरान हो रही थी ये क्या है। और जैसे ही मैं आगे की तरफ देखती हूँ तो गुरुजी बैठे हैं। मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी बहुत बंदे खड़े हैं बाहर, बुला ला उन्होंने अंदर। कहने नहीं नहीं उन्होंने नहीं बुलाना, रहने दो उन्होंने बाहर। और मैं कहा गुरुजी ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਰਫੀ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈ ਇਹ ਫੇਰ नहीं मिलनी इस तो बाद। फिर ऐसे बोलते, फिर मेरे को देखते हुए मेरी तरफ और मुझे बोलते तेरे बाल नहीं आए?
मैं कहा नहीं गुरुजी ये ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ। मैं क्या ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ क्यों शुक्ला कितने है। तो मतलब ये सारा सपने का मैं आपको बात बता रही हूँ जो गुरुजी मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। फिर ऐसे ही एक बार गुरुजी, करवा चौथ वाला दिन था, करवा चौथ पे गुरुजी ऐसे मेरे ड्रीम में आते हैं। मैं काफ़ी देर से क्रिबिंग कर रही थी कि गुरुजी अब मेरे ड्रीम में आना बंद हो गए हैं, थोड़ा कम कर दी उन्होंने इंटेंसिटी, नहीं फ्रीक्वेंटली आ जाते थे। तो गुरुजी ड्रीम में आते हैं करवा चौथ वाले दिन और मेरे को कस के जप्फी डालते हैं। और मैं गुरुजी को बोलती, मैं गुरुजी ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ हैं। और मेरे को जैसे घर वाले मुझे लिपरू बोलते हैं प्यार में कभी कभी, तो गुरुजी लिपरू करके डिनोट करते हैं मेरे को ऐसे, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं ਪੈਂਦੀ। फिर ऐसे ही एक कोविड टाइम में, कोविड आने वाला था, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है ये। मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि मैं कहीं गई हूँ मेडिसिन लेने, और जैसे मैं निकलने लगती हूँ तो वहाँ पे पूरा अंधेरा छा जाता है, अंधेरी आ रही है, बिल्कुल काला, मतलब पूरा मौसम काला हो चुका है। दिन का टाइम था और बाहर फिरोशियस डॉग्स घूम रहे हैं, इतने भयंकर कि वो किसी को भी काट दें। तो मैं मतलब देख के अंदर आ जाती हूँ कि मैं तो जा नहीं पाऊंगी ऐसे बिल्कुल भी बाहर। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं अंदर आती हूँ मैं किसी को बोलती हूँ कि भाई मुझे आप बाहर गाड़ी तक छोड़ दो। किसी की हिम्मत ही नहीं बनती ऐसा करने की। तो मैं बैठ जाती हूँ बड़ी मायूस जैसी होके। तो मैं देखती हूँ मेरे जहाँ मैं बैठी हूँ मेरे से आगे 2 पैर चल रहे हैं, और जहाँ-जहाँ वो चल रहे हैं वो सारे डॉग्स वहाँ से वापिस हो रहे हैं, अपनी-अपनी जगह पे भाग रहे हैं वो। और आहिस्ता-आहिस्ता वो पैर जहाँ जा रहे हैं ना, वो आके मेरी दरवाज़ा गाड़ी का खोल देते हैं और मैं फिर बैठती हूँ। फिर मैं रियलाइज़ किया जब मेरी जाँख खुली कि ये तो महाराज थे। मेरा रास्ता उन्होंने पूरा बनाया और पूरा रास्ता डोर खोल के बिठा के तब मुझे वहाँ से चलाया। और उसके बाद कोविड आ गया था। उसके बाद बिल्कुल हफ़्ते बाद कोविड आ गया था। और एक बार ऐसे ही मैं 2010 की बात है ये। तो गुरुजी बेटी मैंने मतलब बेटी होनी थी मेरी उस टाइम। तो डेट डिसाइड नहीं हो रही थी कि क्योंकि मैं मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, सार्कोइडोसिस हुआ था। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैं दिखा रही थी वो कह रहे थे कि आप एक बार ना पीजीआई में अपना कार्ड ज़रूर बना के रखिए, कोई इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, होती है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो मेरा पीजीआई से भी कार्ड बना हुआ था और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी। तो प्राइवेट वालों ने डेट कुछ और दी थी और पीजीआई वालों ने कुछ और डेट दी थी। तो मेरे को मतलब हमें एक तरह से एक वो हो रहा था कि अब पता नहीं किसकी माने किसकी ना माने। तो महाराज वहां पे भी ड्रीम में आते हैं और कहते हैं कि तेरी तरीक कद दी है। मैं क्या गुरुजी पता ही नहीं। मैं क्या पीजीआई वाला ने ये दस्या है ते मैं क्या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ये दस रहे हैं। कहने अच्छा ਉਹਦੇ मुंडा कदों होना है। मैं क्या किदे गुरुजी। और ये बोल के गुरुजी मुझे बोलते चल तेरी तो त्रियो त्रियो ही करा देंगे। और मेरी डॉटर 12 तारीख को ही हुई थी। मुझे 3 नंबर का मतलब ये त्रियो त्रियो जब मैंने पंजाबी पिक्चरें देखनी शुरू करी तब मुझे पता लगा त्रियो का मतलब 3 होता है। और चौहान आंटी का ग्रैंडसन 2 दिन पहले हुआ था। तो गुरुजी ने उसके बारे में मेरे से पूछ रहे थे। ऐसे ही बीच में एक बार टेस्ट खराब आया था कोई, जब मैंने कंसीव किया हुआ था 3rd-4th मंथ का कोई टेस्ट होता है वो मेरा ठीक नहीं आया था। तो मैंने ना वैसे मन में वो था कि गुरुजी ये क्यों आपने ऐसा किया, मैंने कौन सा मांग लिया था। तो गुरुजी ड्रीम में आके मुझे बोलते हैं कहते कुड़ी तो ब्लेस की हुई है तेनों मुंडा बाद च देवांगे। मैं मतलब गुरुजी को बोल रही गुरुजी ये ठीक नहीं है टेस्ट। कहते कुछ नहीं है, कुड़ी ब्लेस की हुई है तेनों। मतलब गुरुजी आपकी छोटी छोटी चीजों को कैसे कैसे आपके ड्रीम में आके कुछ भी करके टेलीपैथी में सब कुछ आपके बारे में क्लियर करते हैं। अब पंकज भैया आप बताओ। फिर मैं बेटा हुआ तो भी ड्रीम में आया जब वही टेस्ट। हाँ वही, हाँ बिल्कुल बेटे के टाइम भी ऐसे ही ड्रीम में आए मेरे। वही एक टेस्ट टेस्ट मेरा आप। उस टाइम भी खराब आया था। तो महाराज को मैंने दिल से याद किया, दिल से महाराज जरूर जवाब देते हैं। ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा कि वो इतने प्यार से पूछे और भगवान ना उनके पास आए। तो
मैं मतलब मन निराश हो जाता है कि ये टेस्ट क्यों खराब आ गए। तो वैसे ही गुरुजी ड्रीम में आके मुझे बोलते हैं, मतलब बोला कुछ नहीं उन्होंने, मैंने गुरुजी को पूरी अपनी कहानी बताई। मैं गुरुजी ये ठीक नहीं आया टेस्ट। गुरुजी कुछ नहीं किया, एक थम्स अप करके दिखा गए मुझे। और जब मैं मतलब थम्स अप दिखाया, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाई क्या बोल रहे हैं। फिर जब मेरा टेस्ट रिपीट हुआ तो मैंने एक और डॉक्टर चेंज किया, जिसका मतलब जिसको पूरी कोई मान ही नहीं सकता कि ये गलत टेस्ट देगा। तो वो बंदा मुझे वही थम्स अप करके दिखाता है। मैंने उससे पूछा, मैं क्या डॉक्टर साहब ठीक है टेस्ट? तो उसने वैसे ही थम्स अप किया जैसे गुरुजी ने मुझे करके दिखाया। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों में वो हमारे साथ हैं। जब हम उनके साथ कनेक्टेड नहीं थे तो वो तब हमारे साथ हैं। वो एक एक चीज देख रहे हैं, तो अब हम उनको भगवान नहीं मानेंगे तो और क्या माने? पंकज जी आंटी आप अब। आंटी वाला सुनाओ जो एक हफ्ता पहले गुरुजी ने दिखा दिया था वो। हाँ, मम्मी मेरे 2025 में बीमार हुए। तो मेरे को फर्स्ट जैन को, जैसे 31 दिसंबर को हम लोग सोते हैं, तो 1 तारीख को मुझे सपना आता है गुरुजी का नहीं था। मैं बैठी हूँ, मम्मी चल रहे हैं कहीं पे और वो बिल्कुल नीचे गिर गए। मैं भागती जा रही हूँ उनकी तरफ और मैंने मम्मी को हिलाया, मम्मी नहीं उठ रही हैं। और मैं जब उनको पूछ रही हूँ, मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, मम्मी जवाब नहीं दे रही हैं बिल्कुल। और मैं मतलब इतनी, बच्चा मतलब अपनी माँ के लिए जैसे रोता है, मैं रो रही हूँ। और मैं गुरुजी को मन में याद किया, मैं कि जैसे जब आपके पास कोई चारा नहीं होता तो महाराज जरूर साथ देते हैं आपका। मैं इतनी मतलब रोई और गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी पहले नहीं आए। फिर जब वो आए तो उन्होंने पहले मेरे से बात नहीं करी। फिर जब बात करते हैं मुझे बोलते हैं, मैं कहा गुरुजी मम्मी बोल नहीं रहे, ठीक करो इन्हों। तो गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, ये मेरे करम कट्टण दे तरीके हैं। हले तो मैं, हले इन्हें मेरिया बहुत सिफतां करनी है। बस एक दो लाइन बोलते हैं महाराज और उसके बाद उनकी बात कंप्लीट होती है। हमें निकालना, मतलब क्या निकालना उसमें से। और फिर जब हुआ तो वो 26 मई को हुआ आंटी को हुआ। बिल्कुल 26 मई, 25 मई हमारे घर सत्संग था। 26 मई को मम्मी के साथ वही एपिसोड हुआ। मम्मी गिरी और जहाँ पे वो गिरी, गुरुजी ने वहां पे भी उनकी पहले से ही सेटिंग करी हुई थी। जहां वो गिरी हैं वहां से एक बंदा हमारे पास आता है, अपने घर से स्कूटी उठाता है, अपने बेटे को वहां बिठा के जाता है। उनका, मेरी मम्मी का सिर उसकी गोदी में था। जब मैं, उसने रैंडमली आके बेल करी कि आपकी मम्मी वो कर रही थी, सैर कर रही थी, वो बेहोश जैसी हो रही हैं। और हम लोग दौड़े गए वहां पे, साथ में वो बंदा आगे आगे हमें लोकेशन पे लेके गया। और उसके बाद हमने उठा के उनको जैसे ही गाड़ी में डाला तो वो बोलता है कि मैं आपके साथ हॉस्पिटल तक चलता हूँ। हम उस बंदे को जानते नहीं है, लेकिन वो बंदा बोलता है कि मैं आपके साथ हॉस्पिटल तक चलता हूँ जी। हो सकता है आपको स्ट्रेचर पे उठाने की दिक्कत आएगी। हम लोग प्राइवेट में लेके गए। उसके बाद वो बंदा वहां तक गया, उसके बाद वो खुद वापस चला गया। तो मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि महाराज के ऊपर अगर हम छोड़ दें तो वो हमारे एक एक एक्टिविटी के ऊपर नजर है हमारी, उनकी। हम लोग अकेले कुछ भी नहीं कर सकते उनके बगैर। और फिर उनका वैसे ही मतलब हमने करवाना तो प्राइवेट में नहीं था, उनके पेस मेकर डला। तो प्राइवेट से नहीं करवा के हमने पीजीआई में करवाया। पीजीआई में सारी उनकी जो हॉल्टर की रिपोर्ट थी, सारी हम पैरेलल शेयर कर रहे थे पीजीआई में। जब शेयर करी तो वहाँ के पीजीआई के एचओडी ने भी यही बोला कि इनके पेस मेकर ही डलेगा। और जब उनकी जो उन्होंने सर्जरी, मतलब वो पेस मेकर जो सर्जरी थी वो सब ऐसे उन्होंने करवाई जैसे कि महाराज नेविगेट कर रहे होते हैं, एक एक दरवाजा आपके आगे खोलते जाते हैं। आपको कहीं कुछ नहीं, ये उनके कर्म कटाने के ही तरीके थे, तरीके हैं अभी भी। ऑब्वियसली हमने जो किया है हमने भुगतान तो करना ही है उसका। लेकिन महाराज जब साथ होते हैं तो वो, मैं कहती हूँ वो कष्ट बहुत आराम से कटता है। हम लोग तो उसमें भी खैर बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, हम लोगों से वो भी नहीं काटे जाते। लेकिन महाराज साथ नहीं छोड़ते कभी भी। पंकज भैया आप बोलो अब आप। और आंटी ने और आंटी ने कहा था कि ऑपरेशन होगा तो गुरुजी आप साथ हाँ, रहना। जिस दिन मम्मी की सर्जरी थी, जिस दिन पेस मेकर डलना था उनके, तो मॉर्निंग में जैसे वो पेशेंट को लेके जाते हैं तो मम्मी सुबह की, मैंने गुरबानी लगाई हुई थी रूम में ना, मैं क्या सुनो और बिल्कुल मैं क्या, आप चार्ज होके जाओ, कुछ नहीं होगा।
और मम्मी मन में सोच रही होंगी, मेरे को तो बाद में बताया उन्होंने, कहते कि मैंने महाराज को एक ही अरदास करी कि गुरुजी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे आप अपनी कोई खुशबू दो और या फिर आप वहां पे आके कुछ करो। मैं तो यही बोलूंगी कि बस जब डॉक्टर पेस मेकर डाल रहा हो तो उसको उस पर नजर रखना, कुछ भी गलत ना होए। और मम्मी बोलती हैं कि मैं स्ट्रेचर पे, मेरा लेफ्ट साइड को मुंह किया हुआ था, राइट साइड को बिल्कुल स्ट्रेचर के हिसाब की उन्होंने हाइट कर ली महाराज ने। मल्टी शेड का चोला पहना हुआ था और बस वहां पे वो खड़े थे, जितनी देर सर्जरी हुई वो वहीं पे खड़े थे। अब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इंसान भ्रम में बोल रहा है या कुछ ऐसे बोल रहा है। ये सब तभी होता है कि अगर आप गुरु जी को सरेंडर कर दो। मैं कहती हूँ महाराज आपका हाथ ही नहीं छोड़ते। फादर का। फादर का मेरे फादर भी ऐसे ही काफी बीमार हुए 2023 में। तो अ, इनको फीवर था। फीवर 3-4 दिन नॉर्मल नहीं हो रहा था, मतलब जैसे मेडिसिन खा रहे थे तो मतलब हमने डॉक्टर बस्सी हैं यहाँ पे, उनको बोला, उन्होंने जो मेडिसिन दी मैंने करवाई वही सारा कोर्सेस, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने बोला टेस्ट करवा लो एक बार ना, कोई वायरल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या है। टेस्ट सारे डी रेंज आए बिल्कुल। और फिर जब 5th डे भी फीवर नहीं जा रहा था, 6th डे, तो हम लोग इनको हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल लेके गए, डे बाय डे इनकी जो कंडीशन थी, वहाँ पे डायग्नोसिस उन्होंने किया कि इनको निमोनिया है। तो उसके करके वाटर रिटेंशन हो गई थी लंग्स में। डे बाय डे कंडीशन वहाँ पे डिटीरियोरेट हो रही थी, मतलब फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था। जैसे मतलब 12-13 दिन हम वहाँ पे रहे, इनकी डेली डिटीरियोरेटेड कंडीशन थी। और पापा उस टाइम इतना विश्वास महाराज पे नहीं करते थे। उनको मालूम है गुरुजी है, बस इससे ज्यादा उनको बिल्कुल आस्था नहीं थी। वो मुझे, जब भी मैं वहां जाती थी हॉस्पिटल में, तो जब उनकी फोटो भी हम डालते थे गुरुजी की उनकी पॉकेट में, तो वो वहां से खो जाती थी। और हमें लगता था कि पता नहीं ये क्यों ऐसा हो रहा है। फिर ये इन्होंने, जैसे पापा, मतलब कोई भी इंसान, मेरी मैं भी होंगी तो मैं भी, मतलब भगवान को ही बंदा याद करता है। और जब ये याद करते थे तो मुझे, जब भी मैं जाती थी इनके पास तो मुझे बोलते थे, कहते यहाँ पे माता नैना देवी, यहाँ पे बाबा बालकनाथ, यहाँ पे तेरे गुरु भी बैठते हैं आके, और वो बोलते तेरे को ठीक करके ही जाएंगे। हम लोग सोचते थे पता नहीं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आज तक तो करी नहीं। और पर महाराज ने वहां भी साथ नहीं छोड़ा। मैं हमेशा गुरुजी को मन में बोलती थी, मैं कि गुरुजी ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, मतलब। तो महाराज ना मेरे को जैसे टेलीपैथी में एक ही बात बोलते थे, ओ ठीक है। और मैं समझती नहीं थी उस बात को, वो क्यों बोल रहे हैं। मैं क्या, डॉक्टर तो सारे गलत ही बता रहे हैं, कोई भी टेस्ट ठीक नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा ना, बॉडी, इनफैक्ट वो वेंटिलेटर पे डालना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने जिद पकड़ी थी वेंटिलेटर पे मत डालना, कंडीशन बहुत डिटीरियोरेट हो रही थी वहां पे। महाराज ने वहां पे भी अपना हिंट दिया, फोटो हटा रहे थे बार बार, 2 बार फोटो डाली पेशेंट की पॉकेट में, कहाँ जाती है, कहीं नहीं जा सकती फोटो। हम लोग जिस दिन फिर उन्होंने ही दिमाग में डलवाया कि पीजीआई लेके जाओ इनको। हम लोगों ने पीजीआई में पता नहीं कैसे कैसे करके कहाँ से लिंक निकाला। जब पीजीआई में मैं और मेरे हस्बैंड पहले ही पहुंच गए, और पापा को मना रहे हैं हम कि आपको पीजीआई लेके जाएंगे, यहाँ पे एक ही डॉक्टर है जो कि डील कर रहा है, वहां पे तो 100 दिमाग होते हैं, और वो मैं क्या, उनका उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो जब हम लोग पीजीआई, अभी पापा उस टाइम जिद कर रहे थे कि नहीं मैंने पीजीआई नहीं जाना है, इससे बढ़िया मुझे फोर्टीज ले जाओ आप। हम लोग नहीं माने। हम लोगों ने पीजीआई में ही एम्बुलेंस में हाई फ्लो ऑक्सीजन जो वहां पे चल रही थी वो सब पे ही उनको लेके आए पीजीआई। और जैसे हम पीजीआई आए, पापा का फीवर भी उतरा हुआ था उस दिन, फीवर आया ही नहीं दोबारा। और इनको हाई फ्लो ऑक्सीजन से नॉर्मल फ्लो पे उन्होंने रखा, क्योंकि आप पीजीआई जाते हैं, आपको इमरजेंसी के थ्रू आपकी एंट्री होती है, और आपको जरूरी नहीं है कि वेंटिलेटर भी मिलेगा। हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर बहुत दूर की बात है, नॉर्मल फ्लो भी मिल जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है। इनके लिए एक ही स्ट्रेचर की जगह वहां बची हुई थी, वहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। अब ये सब मैं वही बोल रही हूँ, ये महाराज नेविगेट कर रहे होते हैं आगे आगे। और
हम पहुंचे, एक स्ट्रेचर की जगह थी, वहां पे उनको एडजस्ट किया, वहीं पे नॉर्मल फ्लो ऑक्सीजन पे उनको रखा। 3-4 घंटे वहां रख के उन्होंने रिक्कू में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पेशेंट के सिम्टम्स वैसे थे ही नहीं जो वहां पे उन्होंने केस समरी में लिख के दिए थे। और जैसे ही हम लोग वहाँ रिक्कू में शिफ्ट होते हैं तो डॉक्टर बार बार आ रहा था कि वेंटिलेटर ऑन ऑफ करके वो चेक कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैं कि सर आप इसको क्यों ऑन कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट है क्या? तो डॉक्टर बोलता है रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि पेशेंट की इसमें जो ये हिस्ट्री जो समरी भेजी है, इसमें उन्होंने बोला हो कि वेंटिलेटर एट एनी मोमेंट इज रिक्वायर्ड। और वो कहता है कि रिक्वायरमेंट तो फील ही नहीं हो रही है। उन्होंने अपना डायग्नोसिस में यही लिखा कि इनको वायरल निमोनिया था, इट वाज नॉट बैक्टीरियल। एक मिनट। जय गुरु जी, लिपिका जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी। तो उधर उन्होंने डायग्नोसिस में यही बताया कि वायरल निमोनिया था, जो कि एग्जैजरेट हो गया विद लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल ड्रग्स जो भी दिया है, उससे इनकी कंडीशन डिटेरियोरेट हुई। और जो प्रॉब्लम आई, महाराज ने कैसे जो ट्रीट नहीं हो सकती थी, वहां पे बोल रहे थे लंग्स में बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं इनके लंग्स, वहां पे जाके महाराज ने इनका डायग्नोसिस चेंज कराया, इनको हार्ट की एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, इनकी स्टेंटिंग हुई, उसके बाद मेरे फादर नॉर्मल हुए। तो ये मतलब, ये मैं वही बोल रही हूँ कि हम लोग तो वहीं पे बैठे रहने थे, हमें कोई समझ नहीं आनी थी, हम लोगों ने वहीं बैठे रहना था प्राइवेट में। महाराज हिंट्स दे रहे थे, हम हिंट भी नहीं समझ पाए कि ये फोटो क्यों जा रही है महाराज की। हमें सिर्फ ये लग रहा था कि अब पता नहीं महाराज भी साथ नहीं दे रहे, फोटो खो रही है। लेकिन महाराज साथ छोड़ते ही नहीं है। मैं कहती हूँ हम लोग छोड़ देते हैं, महाराज नहीं कभी छोड़ते हमें। और उसके बाद से वो अब गुरु जी को अब भगवान वो मानते हैं। बहुत दिल से मानते हैं महाराज को। अब उनको लगता है कि मैंने वो जो गोल्डन पीरियड था जो महाराज के साथ बिताया, मैं तो उनको दोस्ती मान के साइड कर गया, और वो कहाँ पे मेरा एक एक पल मुझे देख रहे थे। अब उनको इस चीज का रिपेंट होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, क्या पता ये भी उन्हीं की मर्जी थी इसमें भी, लेकिन उनको रिपेंट होता है अब अंदर से। अब वो देखो, वो टाइम था कि वो स्कूटर पे गुरु जी को बिठा के घूम रहे होते थे चंडीगढ़ में, जब वो कहते हैं 4-5 ही संगत होते थे वहां पे, और हाँ बिल्कुल। डिप करके माला चाय प्रसाद आंटी लेके आते थे किचन से, 4-5 संगत होती थी जब। तब से वो जुड़े और वो गुरु जी के पास जाते रहे, लेकिन जैसे बताया लिपिका ने, वो फिर किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और अब जाके वो जुड़े कितने सालों के बाद। वो जब बीमार हुए, बीमार भी उस लेवल के कि जैसे अभी लिपिका ने बताया, उसके बाद वो मानने लगे कि हाँ ये भगवान है। अब तो वो बार बार बोलते हैं, बल्कि कल भी मेरी उनसे बात हो रही, वो कह रहे मैं तब समझ नहीं पाया। कोई भी नहीं समझ पाएगा, मुझे लगता है ये उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि गुरुजी 25-30 साल की एज के बीच के थे तब, उस हिसाब हम्म। से, है ना। तो कोई भी नहीं समझ पाएगा कि ये भगवान है। आज हमारे साथ भी हमारे स्कूटर के पीछे कोई बैठा है और वो कहे कि मैं भगवान हूं या कुछ करके दिखाए, हम चाहे उनको ये मान लेंगे कि इनके पास कुछ है, ये हम्म। उस थोड़ी ऊंचाई के हैं, ऊंचे लेवल के हैं, लेकिन ये नहीं मान पाएंगे कि वो महाशिव है। ये हम्म। बड़ा मुश्किल होता है। तो ये उनकी भी गलती नहीं है, हम सब भी शायद वैसे ही होते तब। वो गुरुजी ने बस कर्म कटवाने होंगे कुछ, थोड़ी देर के लिए दूर करना होगा, लेकिन फिर भी देखो, राइज किया, उसके बाद राइज किया। इन लोगों ने 10 साल राइज किया, पूरा 10-12 साल। और फिर गुरुजी ने वो सारी चीजें दिखा के फिर डाउन भी किया। और डाउन करने के बाद वो डाउन भी उस लेवल का कर दिया कि हाथ ही खड़े करवा दिए, बिल्कुल हाथ खड़े करवा दिए 8-10 साल। और उसके बाद जब दोबारा जुड़े तो ऐसे जुड़े कि आज देखो, आज सत्संग हो रहे हैं। और वो दिन मुझे याद है जब पहली बार गए थे लिपिका आंटी, मैं और शंटी गुरु जी के पास, तो इनके रिएक्शंस देखने वाले थे दोनों के। ये तो बाहर निकले हम अंपायर स्टेट से और इसका चेहरा लाल हुआ पड़ा है, आंटी भी गुस्से में। तो मैं बाहर, अभी अंपायर स्टेट बाहर गेट की तरफ आ ही रहे थे, मैंने पूछा कि कैसा लगा आंटी क्या। आंटी तो कह रहे ला इन्होंने तो ਅਸੀਂ मिले हुए हैं, कितने ले आए जानते हैं ਅਸੀਂ, इन्होंने तो चंडीगढ़ वाले हैं।
और हंसने हुए, मतलब ऐसे और तरीके से बोला। लिपिका को पूछा, लिपिका का चेहरा लाल, वह थप्पड़ ही नहीं मारा इसने मेरे मुंह पे, बाकी सब कुछ था। ये अरे ना ना इन्होंने तो ਅਸੀਂ मिले ला, मैं सोचा पता नहीं कितने लेके आए, वो ये कितने ले आए सानू तुसी। मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के, बताओ कि लोग भगवान के दर्शन करके ठीक बोलते हैं। ये पहला केस देखा मैंने कि उल्टा भी कोई बोलता है। जब से जुड़ा था लग रहा था मतलब सारे ठीक ही बोलते हैं। ये पहला केस था कि जिन्होंने उल्टा बोला है, और उल्टा भी इस कदर कि इस बंदे नु तो मिले हैं ऐसे, इस बंदे नु। मैं यार ये कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, कह रही। और फिर एक अंकल आए, उन्होंने चाय दी मुझे और कहा आंटी चाय। मैंने कहा तू अपने सफेद बाल तो देख ले पहले। मेरा तो गुरबानी में भी दिल नहीं लगा उसके बाद ही। क्या चल रहा है, मुझे ये था कि फटाफट भागो यहाँ से। फिर वो आ गई, एक पॉलिटिशियन लेडी आ गई, उसने लट्ठे की चादर लगा दी जी वो, कि मुझे भैया कहाँ ले आए यार, ये तो माहौल ही नहीं है गुरुओं वाला। एक वो दिन था और एक आज का ये दिन है कि रो रो के सत्संग हो रहे हैं। और ये इसने मुझे बोला था कि आप साथ रहना। मुझे मुझे गुरु जी का नाम लेते ही मुझे ना रोना आ जाता है। मैं पता नहीं क्यों बोल ही नहीं पाती हूँ कुछ भी, कि क्या उनकी मैं बड़ाई करूं। हम मतलब बहुत छोटे हैं, और गुरु जी तो बहुत बहुत बड़े परमात्मा है, कि क्या मैं बोलूं उनके बारे में। मुझे कुछ भी नहीं बोला जाएगा मुझसे। जबकि आप देखो पूरी जर्नी को जो आपने सुना है, कैसे कैसे गुरु जी ने देखा है इनको। सार्कोडोसिस हो गया था और ये चलना मुश्किल था, आंख की रोशनी जा चुकी थी, थोड़ी सी रह गई थी। 2008 या 9 की बात है शायद, ये 8 की या 9 की। 2009 की। 9 की। और बिल्कुल। रोशनी, रोशनी बिल्कुल। हाँ, ऑलमोस्ट बिल्कुल पक। खत्म थी, आंखों की रोशनी, ब्लर्ड विजन था उस टाइम भी। देखो, मैं हम लोग वही मैं बोल रही हूँ ना कि महाराज एक एक, उनकी नजर हमारे एक एक मिनट पे है। वो मैं इतनी बीमार थी कि मुझे पकड़ के चलाया जाता था, बिल्कुल शादी के बाद की बात है ये ना। मतलब मैं, बॉडी का बैलेंस खत्म था, चल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी। और मेरे चेस्ट में 24 घंटे पेन रहता था, 24 घंटे मुझे फीवरिश फीलिंग रहती थी। तो मेरा जब पीजीआई से वहाँ पे डायग्नोसिस हुआ, डायग्नोसिस से पहले आंखें जब मैंने चेक करवाई तो मुझे डॉक्टर बोलते हैं, मिर्चियाज के, वो कहते हैं कि बेटा तेरी आईज इस टाइम इस हालत में है कि वो किसी भी टाइम बर्स्ट कर सकती थी। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये रुकी क्यों। क्योंकि मेरी एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी में आया कि वो इतनी बिल्कुल बलून टाइप हाल है कहते, और वो किसी भी टाइम बर्स्ट हो सकती थी, और आपकी जीरो विजन हो जाना था उसके बाद। अभी तो सिर्फ ब्लड है, उसके बाद जीरो होना था। और लेकिन मेरी विजन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई, मेरी बिल्कुल टाइम पे ट्रीटमेंट जो मुझे मिलना था वो मिला। और मेरे को याद है एक बार मैं, डॉक्टर खुराना है यहाँ पे, उनको चेक करवा रहे थे। उस टाइम भी हम लोग अंडर कंफ्यूजन जब होते हैं तो महाराज जरूर आपका इंटरवीन करते हैं बीच में आके, लेकिन हम उनकी इंडिकेशंस को नहीं समझ सकते। तो उन्होंने ना, मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ था उस टाइम, सोनी एरिक्सन का फ़ोन था मेरे पास। तो गुरुजी की ना चेस्ट पोर्शन का एरिया बार बार उसमें आ रहा था, स्विच ऑफ करने के बाद भी। मैंने सोचा वैसे ही कोई वायरस वायरस आ गया तब हो रहा है ऐसा। मैंने स्विच ऑन किया, फिर चेस्ट पोर्शन आ रहा है। तो उस टाइम महाराज यही बता रहे थे कि तेरी चेस्ट अफेक्टेड है बेसिकली, क्योंकि मुझे मेरे पूरी जो चेस्ट थी उसमें लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो गए थे। मेरे काफ़ी टेस्ट हुए, बहुत बुरी हालत में थी मैं, लेकिन उस टाइम भी महाराज ने ही मेरे को संभाला। मैं वही बोल रही हूँ कि हर हर आपको कैसी भी कंडीशन होए, वो आपका साथ नहीं छोड़ते। तभी तो बोलते हैं कि यहाँ पे भी महाराज है, वहां पे भी महाराज नहीं होना है। इसलिए बस यही है मेरी, तो सबको मैं यही बोलूंगी कि महाराज आपके साथ अगर हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ये सब दुनिया में जो भी हो रहा है होता रहे, लेकिन आपने अपना मन जरूर साफ रखना है। महाराज की ब्लेसिंग्स इसी में है। और फिर अंकल इतना डांटते थे जब मैं इनकी, जब ये उल्टा सीधा बोलने लग गए तो मैंने कहा यार इन्होंने तो दर्शन किए हुए हैं, ये तो कह रहा है कि हमने देखा हुआ है इनको। तो देखा हुआ बंदा ऐसा बोल रहा है। तो बार बार मैं, फिर मैं, गुरुजी भेजते रहे मुझे और मैं जाता रहा। हम्म। और इनके वहां जो सत्संग सुनने मैंने आके इनको सुनाने, वहां से प्रसाद थोड़ा सा ले आना इनको देना, कभी इसके क्लिनिक पे कभी घर। सत्संग 6 महीने करीब ऐसा गुरुजी ने करवाया, जोड़ने के लिए इनको दोबारा फिर से। और फिर इनका विश्वास बना। फिर इसने स्केच बनाती थी, रोती रहती थी, रोती रहती थी क्लिनिक पे। और मैंने जाके दिखाने गुरुजी को कि ये कोले वाले की कुड़ी ने बनाए हैं। तो गुरुजी ने देखना उनको। ऐसे धीरे धीरे करके इनका फिर से विश्वास बना वो पूरा।
और वो टाइम है जब मैं घर जाता था इनके, तो अंकल मुझे बहुत डांटते थे, मुझे चमचा बोलते थे, गुस्से वाले अंकल बहुत। और तू चमचा है गुरु दा, तेनू रखिया चमचागिरी ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਮਚਾगिरी ਕਰ ਮੇਰੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਮਚਾगिरी ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ है, तेनू क्या पता गुरु कौन है, मैनू पता है। पता नहीं ऐसे ऐसे उन्होंने बोलना और मैंने हंसते रहना हंसते रहना। आंटी ने मुझे खींच के ले जाना, अंकल ने कहना मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने हंसते रहना। अब आप सोचो किसी के घर जाओ और आपको कोई वहां का जो मेन बंदा है वही बोले कि थप्पड़ मारूं, भाग जाओ यहाँ से, अब दोबारा जाओगे भी नहीं वहां पे कभी। और मैं हंसता रहता था। आंटी कह रहे तेरे को बुरा नहीं लग रहा, तू बाहर आ जा, खींच के ले जाना कि ये थप्पड़ मार भी देंगे, ये गुस्से वाले हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, और बताओ कैसे जाते थे गुरुजी को, कहाँ लेके जाते थे, कैसे, ऐसे ऐसे मैंने पूछते रहना। और अंकल ने बताना गुस्से में है, लेकिन मुझे मजा आना है, हमारे लिए तो वो सत्संग है। हमारे तो सत्संग थे, उन्होंने बताना गुस्से में, लेकिन सारा कुछ। तेरे गुरु ਨੂੰ ब्लेड मैं देके ਜਾਂਦਾ था यार, मैं ये करता था, मैं वो ऐसे ऐसे बोलना। तू तू ज्यादा जानता गुरु ਨੂੰ, ऐसी ऐसी चीजें बोलनी और मैंने खुश होना। सत्संग सुन के वो अंदर से आनंद आता है। आज भी जब कोई बताता है कि गुरुजी को साइकिल पे लेके जा, गुरुजी जाते थे बैठ के ऐसे और ये सब कुछ, तो वो हमारे लिए सत्संग है। वो बताए चाहे गुस्से में चाहे जैसे मर्जी, हमें तो उसका आनंद है। तो वो मुझे आनंद आता था। लेकिन एक बार याद है, हम बाहर, मैंने कहा चलो डुगरी गुरु जी का जन्म स्थान है, 2005 या 6 की बात होगी ये, तो वहां भी चलते हैं। तो कहते अंकल को नहीं पता लगना चाहिए, और इनके बाहर गाड़ी खड़ी थी, चुपचाप जाएंगे, कहते बस आवाज ना आए, वो अंदर है, चुपचाप निकल जाएंगे, ड्राइवर को बोल के गाड़ी निकाल के। हम धीरे धीरे दरवाजा खोल रहे हैं, धीरे बैठ रहे हैं, लेकिन उनको पता लग ही गया। वो आए, दरवाजा खोला, किथे जा रहे कि जी वो डुगरी गुरु जी का पिंड। ओ भाई इतनी तेज उन्होंने डांटा ना, गुस्से में पंजाबी में, टंगा पड़ दूंगा थोड़ी दोनों दी आज ते बाद जे गुरु का नाम लिया इस घर च। इतनी जोर से बोला कि ये आधा पौना घंटा तो रास्ते, कहते फिर बाद में कहते चलो आज जाओ, आज तो बाद ਉਹਦਾ नाम नहीं लेना इत्थे। और आधा पौना घंटा ये दोनों रोते गए गाड़ी में। मैंने कहा चलो अलाउ तो कर दिया, गए, फिर बापूजी मिले, बापूजी ने हमें गांव दिखाया, सारा घुमाया, वो खेत दिखाए जहाँ की गुरुजी यहाँ बैठ के पढ़ते थे, वो सारी बातें की, घूमे सारा गांव, बापूजी से फोटो खिंचवाई उनके साथ। फिर उन्होंने ना इनको बोला था कि पगड़ी लेके आना, पगड़ी मैं सिर पे रखूंगा फिर आपको दूंगा। फिर इन्होंने वो अपने पास रखी, और उसको आज तक वो इनके पास है उस फॉर्म में। अ, काफी उस दिन घूमे हम डोगरी में, और बड़ी एक्चुअली उस दिन ऐसी। जो बापू जी जो बता रहे थे, बेसिकली वो गुरु जी बुलवा रहे थे उनसे। हाँ, वो जो वो बोल रहे थे हमारी, और ये सही बात है कि जब हम वहां से आए पूरे 1 हफ्ते के बाद, हमारा जो प्रॉब्लम हमें फाइनेंशियली आ रही थी वो उसके रास्ते बनने शुरू हो गए विद इन अ वीक। मतलब ये कौन कर सकता है, और तो इंसान के बस का ही नहीं है। जब हम, मैं बोल रही हूँ, इतने साल हमने इतना भोगा इस चीज में, और लेकिन महाराज ने विद इन अ वीक आपकी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी, जो कि आपके गले पे फंसी हुई थी बुरी तरह। तो इससे बड़ी, अब हम, मैं वही बोल रही हूँ ना, ग्रेटिट्यूड मन से नहीं आएगा तो और क्या आएगा। और ये रोती थी गुरुजी के पास जब जाना शुरू हो गई 6 महीने के बाद ये, तो फिर वो पता लग गया कि भगवान है। और जैसे इसने बताया कि वो डॉक्टर साहब को बोला कि सत्संग शेयर करो, इतना रोई, गुरुजी से 1-2 फीट की दूरी पे ही बैठे थे हम, रोई। और कोई टिश्यू पेपर ला रहा है, कोई इधर से ला रहा है, वो भी खत्म हो गए। ये रोए जाए और गुरुजी देखते जाए इसको भी, और इधर उधर भी। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि चुप करा दो ऐसे करके, कुछ नहीं है। और वो आज भी ऐसी है, जब भी गुरुजी का सत्संग करती है तो फिर ये वो रोना आ जाता है वो। लेकिन ये आंसू मुबारक है, ये आंसू तो बहुत मुबारक है कि ये गुरु के लिए, गुरु की याद में है, उनकी महिमा को गाते हुए, ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मुबारक हैं ये। और आज उसके बाद कैसे पूरी फैमिली को, आंटी को संभाला, अंकल को संभाला, इसको संभाला, कैसी कैसी प्रॉब्लम देखो ना किस सिरे की है कि चला भी नहीं जा रहा है, ऐसी हालत है, आंखों की रोशनी जा सकती है। और आंटी का देखो कैसे पेस मेकर पड़ा, कहाँ वो गिर गए, और स्टिचेस लगे उनके पूरे ऊपर सिर पे, स्टिचेस 8 स्टिचेस लगे, बेहोश हो गए। पेस मेकर अंकल जिस दिन बीमार थे उस दिन इससे मैंने फोन पे बात की, वो ये इतनी बुरी हालत थी ना कि अंकल को कुछ हो जाएगा, इस तरह की पोजीशन थी, इतना रो रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वेंटिलेटर पे थे। कुछ ऐसे बोल रहे थे कि अब यहाँ से पीजीआई लेके जा रहे हैं, ऐसी हालत थी। गुरुजी ने संभाला,
ये आज तो ये सिर्फ ये आज ये सत्संग है, लेकिन ये फेस करना ना किसी भी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है जब घर का एक मेंबर भी इस कंडीशन में हो। बहुत मुश्किल होता है वो टाइम निकालना, और गुरुजी कैसे उस टाइम को निकालते हैं हाथ पकड़ के। कितने लकी हैं हम कि गुरुजी हमारी लाइफ में हैं, कितने लकी हैं। अदरवाइज ऐसी ऐसी सिचुएशंस में फैमिली खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, बहुत कुछ इधर से उधर हो जाता है। लेकिन गुरुजी ने आज तक कैसे संभाला हुआ है प्यार से, और आज अंकल ऐसे लग रहे हैं जैसे हीरो हों, इतने जबरदस्त। हफ्ता 10 दिन पहले मिले, और देखो एक कंडीशन वो थी, कब मिले थे 81 में, कब 85 में बिछोड़ा हुआ, चाहे कैसे बोल के हुए, लेकिन गुरुजी ने अपनी मेहर जारी रखी आज तक भी। बिल्कुल। ये समझने जैसी चीज है कि गुरुजी के पास आए आए हैं ना, तो अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, लेकिन गुरुजी कभी नहीं छोड़ते। ये आंखें हमें 24 घंटे घंटे देख देख, रही हैं, बिल्कुल। 24 घंटे हम सो भी रहे हैं ना, सपने भी ले रहे हैं, उन पे भी निगाह है। इतनी इतनी माइन्यूटली गुरुजी हमें देखते हैं। कोई ये ना सोचे कि हमारी लाइफ में ये इस तरह की सिचुएशन आ गई, हम इतने डाउन चले गए हैं, उस वक्त भी गुरुजी देख रहे होते हैं, और वो बहुत सी चीजें हमारी हमारे लिए जरूरी होती है। अगर ये जैसे राइज किए थे ऐसे ही अगर करते चले जाते आज तक भी, तो ये कभी गुरुजी के पास दोबारा आते, ये कभी भी ना आते। ये वही बात करते कि नहीं नहीं, इनको तो हम मिले हुए हैं, ये तो वो थे, पता इन लोग तो बेवकूफ है जो जा रहे हैं वहां पे। आज भी यही बोलते अगर ये ऐसे ही राइज करते चले जाते। वो तो गुरुजी ने सिखाना था, समझाना था, तो पहले चढ़ाया फिर उतारा। इसलिए जब खुशियां आती हैं तो मेंटेन करना पड़ता है लाइफ को, और हमेशा शुक्राना करना चाहिए। उस वक्त हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए, उसमें खो नहीं जाना चाहिए। इस सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत लिपिका, तुम्हारा भी और सारे परिवार का भी, और मल्टीलिंगुअल टीम का भी, सारी का, सुरेश वासन अंकल एंड मुक्ता आंटी। मुक्ता आंटी है शायद होस्ट। जय गुरु जी अंकल। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी अंकल, आई एम हियर ओनली। हाँ जी, जय गुरु जी। जय गुरु थैंक जी। यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। आपका भी, पंकज जी आपका भी, और लिपिका जी का भी थैंक यू सो मच। संगतें थैंक निहाल यू हो जी, गई। थैंक यू आंटी। नहीं, थैंक यू आंटी, आपने बहुत भाव से और बहुत दिल से बोला। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का आपको लाने के लिए। एंड थैंक्स टू वासन अंकल एंड मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवाधार टीम। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू आंटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। पंकज जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय